आज हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट का पहला जो अपना सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, इसके बारे में हम लोग समरी के रूप में पढ़ेंगे इसको कि परीक्षा में मतलब एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना है। उसके बाद हम लोग डिटेल चैप्टर वाइज इसको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला ये है कि सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट इकोनॉमी में ये एक नया सिलेबस है जो कि 2022 से लागू हुआ है और इसमें मतलब 100 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि इसका क्वेश्चन पैटर्न क्या है। अब ये देखिए, यहाँ पे आप लोग सभी देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ दिसंबर 2023 का। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन पेपर मैंने अपने इंटरनेट से निकाला इसे। तो इसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे देख ले रहे हैं, उसी के बेस पे हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये जो बिजनेस लॉस एंड एथिक्स पेपर 5 1 2 3 4 पेपर 4 तक अप टू फाउंडेशन में आता है। पेपर 5 से यहाँ शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 100 मार्क्स को कैसे बांटा गया है। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको यहाँ पे 30 मार्क्स का है। इच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 15 क्वेश्चन इसका सारा का सारा आपको जवाब मिल जाएंगे। 15 क्वेश्चन आपको इसका सारा का सारा आपको जवाब देना है। 2-2 मार्क्स का है। देखिए कितना इजी हुआ। अगर आप पूरा थॉरली रीड करते हैं तो 30 में से 30 उठाना कोई मुश्किल काम नहीं लग रहा है हमको। आप लोग क्या बोल रहे हैं? सही बात है ना? आवाज आ रही है पूरी? जी सर, आ रही है। सही बात है ना? आवाज आ रही है पूरी? ठीक रहेगा बट हाँ, एक्चुअली मैं माइक नहीं लगा हूँ, माइक ठीक रहेगा बट माइक भी ट्राई कर ले रहा हूँ मैं इसमें। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 30 मार्क्स में से 30 मार्क्स हम लोग उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 30 मार्क्स में से 30 मार्क्स हम लोग उठा सकते हैं जब हम लोग थॉरली पढ़ लेंगे। आज हम सारे चैप्टर का समरी आज बता देंगे कैसे पढ़ना है सारे चैप्टर्स को। बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, एथिक्स तो आजकल डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिजनेस में ऑलवेज हम लोग यूज करते हैं एथिक्स को। तो अभी देखिए कौन सा आवाज अच्छा रहा था, अभी आ रहा था 6 के पहले। अभी देखिए कौन सा आवाज अच्छा रहा था, अभी आ रहा था 6 के पहले। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज आ रहा अभी? यस सर, अब आ रहा सर। आवाज आ रहा अभी? थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे ठीक है। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में से आपको देना 2-2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सबसे अच्छा बात यहाँ पे ये लग रहा है कि इसमें कुछ मतलब आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। जैसे पहला ये मान लीजिए क्वेश्चन मैं पकड़ रहा हूँ यहाँ पे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स shall keep and maintain the register of members in the form number MGT1, MGT3, MGT7 and MGT12। इसमें से जो भी आंसर आप टिक लगा रहे हैं आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि क्यों MGT1 हुआ, क्यों नहीं MGT3 हुआ, क्यों MGT7 नहीं हुआ। ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। तो इसमें कितना मतलब कम में पूरे के पूरे आंसर आपको मतलब पूरे के पूरे मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसको तो छोड़ना ही नहीं है और इसको करने के लिए आपको थॉरली पढ़ना पड़ेगा। थॉरली पढ़ेंगे तो इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी जो बनाया जाता है मतलब ऐसा बनाया जाता है कि थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस रहे। मतलब कोई भी आप सेक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है।
तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए कि क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से ही बनाया जाता है। पहला ये आपका हो गया कि 30 मार्क्स का कैसे करेंगे सेक्शन, बचा 70 मार्क्स। अब 70 मार्क्स में भी देखिए इसमें कितने ऑप्शन दिया गया है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ही नहीं दिया गया। सेक्शन बी में जो लाया गया है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, 7 में से 5 आपको देना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मार्क्स कैरिंग 14 मार्क्स 14। और 14 मार्क्स को यहाँ पे देखिए दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब 7 + 7, मतलब एक क्वेश्चन मैक्सिमम 7 मार्क्स का हो सकता है और मिनिमम बोलिए 7 मार्क्स का ही हो सकता है। मतलब हो सकता है इस बार दिया गया है, मे बी वो लोग +3 +4 +6 ऐसे क्वेश्चन को बांट भी सकते हैं, ये एक अलग पॉइंट हो गया। लेकिन इसमें से आउट ऑफ 7 5 ही करना है, मतलब आपके पास कितना 2 एक्स्ट्रा चॉइसेस भी हैं। तो ये हो गया आपका पैटर्न कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए प्योरली स्मॉल ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब ओनली यू हैव टू पुट द ABCD, मतलब आंसर में ABCD लिखना है, एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कहीं लिखा नहीं गया है। और जो बचे 70 मार्क्स में से 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन उसमें करने हैं आउट ऑफ 7। अब हम लोग देख लेते हैं, ऐसा आप देखिए कि जून 24 का भी मैं क्वेश्चन अभी लाया हूँ, यहाँ भी सेम वही है 15 मार्क्स। तो अभी पैटर्न ये जैसे जो हो गया वैसा ही आपका भी जो दिसंबर में एग्जाम्स है आपके, उसमें भी यही पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे बाद में। पहले हम लोग देख लेते हैं अपना सिलेबस। जो सिलेबस है 2022 का बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, इसको कैसे बांटा गया है। देखिए इसको बांटने में इसको जैसे बांटा गया है, यहाँ पे लॉज है, कमर्शियल लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, कॉर्पोरेट लॉज और एथिक्स। दे आर डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में बांटा गया है। तो कमर्शियल लॉ का 30% है, मतलब 30 मार्क्स का है। इंडस्ट्रियल लॉज का 15%, मतलब इंडस्ट्रियल लॉज और बिजनेस एथिक्स दोनों 50-50 है। कमर्शियल लॉ 30 और उसके बाद क्या हो गया कॉर्पोरेट लॉ 40। सबसे ज्यादा कंपनीज लॉ में 40% का पूछा जाता है, और कमर्शियल लॉ में उसके बाद 30 और उसके बाद 15 इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एथिक्स रेस्पेक्टिवली। इसको पढ़ने के पहले हम लोग पूरा एक ब्रॉड आइडिया ले रहे हैं कि कमर्शियल लॉज में क्या आता है, इंडस्ट्रियल लॉज में क्या आता है, कॉर्पोरेट लॉज में क्या आता है और बिजनेस एथिक्स में क्या आता है। तो आप लोग देखिए कमर्शियल लॉज क्या हो गया, जो मतलब कमर्शियल से रिलेटेड है, जो कि व्यापार से रिलेटेड है। देखिए पहला हुआ गया इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, ये हिस्ट्री के रूप में बनाया गया है। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे क्या चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे लिया गया है, लॉ क्यों पढ़ना जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं। उसके बाद आपका ब्रॉडली जो हो गया 5 एक्ट पढ़ना है, 5 एक्ट्स। ये देखिए एक्ट बहुत ही पुराने हैं, इसमें 1-2 एक्ट नए आए हुए हैं और सब पुराने एक्ट है, इसको पढ़ना है आपको। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल एनआई जिसको शॉर्ट में बोला था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और रिसेंटली एक लॉन्च आया हुआ है, रिसेंटली क्या वो भी बहुत सारे 16-17 साल हो गया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 LLP जिसको बोला जाता है। अब अगर इसमें भी अगर आप इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंस दे सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। आउट ऑफ 30 में से 10% का यही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडस्ट्रियल लॉ में क्या 15% मार्क्स है, तो यहाँ पे दूसरा आ गया इंडस्ट्रियल लॉ में क्या 15% मार्क्स है। तो यहाँ पे 7, 8, 9, 10 मतलब 4 एक्ट को मिला के 10% है। अब इंडस्ट्रियल लॉ क्या हो गया, जो 4 एक्ट को मिला के 10% है। अब इंडस्ट्रियल लॉ क्या हो गया, जो इंडस्ट्रीज हो गए, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गए, मतलब जो बड़े इंडस्ट्रीज हो उसमें ये फैक्ट्रीज एक्ट लागू होता है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लागू होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड EPF जिसको बुलाया जाता है, मिसलेनियस प्रोविजंस 1952 अप्लाई होता है, ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बुलाता है, और एक नया एक्ट आ गया है कोड ऑन वेजेस 2019 5% मार्क्स का आ गया। तो इसमें भी आप इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो इसमें से अगर देखा जाए 15 में से क्या होगा कि ज्यादा क्वेश्चन किसमें से आ रहा है, तो इसमें से अगर देखा जाए 15 में से क्या होगा, जो कोड ऑन वेजेस है इसमें आपको एक ही चैप्टर पढ़ना और 5 मार्क्स का आ गया है।
तो हम लोग इम्पोर्टेंस के हिसाब से भी हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन मार्क्स किसमें ज्यादा आ रहा है वो भी हम लोग उस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम लोग टॉप प्रायोरिटीज में दिया जाए तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 10% का पढ़ लेंगे। उसके बाद कोड ऑन वेजेस अगर इंडस्ट्रियल लॉ में से पिक करना है तो हम लोग 5% मार्क्स का पिक कर सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉज में क्या होगा, 40% मार्क्स दे हैव डिवाइडेड इनटू द कॉर्पोरेट लॉज। जो कॉर्पोरेट लॉज, कंपनीज एक्ट 2013, पहले 1956 था, आप लोग जानते होंगे, अभी 2013 आ गया, उसमें से 40% मार्क्स आते हैं। इसमें का क्वेश्चन जो होता है बेसिक होता है, ये कॉर्पोरेट लॉ में एडवांस इसमें नहीं होता, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और बिजनेस एथिक्स पूरे के पूरे इसमें, तो इसको अच्छे से करना ही है 40 मार्क्स पे। और बिजनेस एथिक्स हो गया, बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस 15% मार्क्स का, ये हो गया 15%। तो पूरे मॉड्यूल को हम लोग डिवाइड कर लिए थे 4 पार्ट में, कमर्शियल लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, कॉर्पोरेट लॉज और बिजनेस लॉज। यहाँ तक तो कुछ पूछने का भी नहीं है क्योंकि अभी तक हम स्टार्ट ही नहीं किए हैं। सो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे कि आज हम लोग जस्ट रिकैप करेंगे, उसके बाद मैं इसके ऊपर आप लोगों का क्वेश्चन लूंगा। आज क्या है, संडे, नेक्स्ट संडे को आप लोग पूरा का पूरा इसको मैं एक क्वेश्चन पेपर दूंगा और इसको आके आपको सॉल्यूशन करना है। आर यू एग्री? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए फंडामेंटल, तो देखिए यहाँ पे किसकी वजह से फंडामेंटल, सबसे पहले ये देखिए फंडामेंटल राइट्स है, किसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स, ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया। सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, कहाँ से लाया गया है, ये बेसिक चीजें भी आपको पढ़नी है। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी बात नहीं क्वेश्चन नहीं आते, इसको आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे जो दिया गया बहुत अच्छा है, लीगल टर्मिनोलॉजी एंड मैक्सिम्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एब इनिशियो हो गया, फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ देखिए, एक्टोस रेओस, गिल्टी एक्ट, गिल्टी एक्ट हो गया है, एडहॉक हो गया, फॉर द पर्टिकुलर एंड केस एट हैंड, एडहॉक जो बोला जाता है, अलीबी एट अनदर प्लेस एल्सवेयर, ये लैटिन वर्ड्स है और इसका यूज होता है लॉज में, तो आपको ये भी आपको याद करना पड़ेगा। कैवेट एंटर, लेट द बायर बिवेयर, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सेल्स ऑफ गुड्स, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। तो ये डिफैक्टो मतलब इनफैक्ट जूरी बाय लॉ, तो ये सारे हैं। हाँ, आपको इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि मैक्सिम्स क्या बोलना चाह रहा है, और इसके ऊपर यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। जैसे पहला दिया है, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए फेडरेशन, क्वासी फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉन ऑफ द, ये सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। स्ट्रेट ट्रू फॉल्स टू, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, इसको आप करेंगे एग्जाम में, यही चीज रिपीट भी करता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में रिपीट हो जाता है, तो आपको वहां भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये क्लास आपको कुछ मतलब टीच करने के लिए नहीं ये क्लास लिया गया है, ये क्लास लिया गया है जस्ट ओवरव्यू फाइंड आउट करने के लिए। और आप अभी तक जितना मेहनत किए, क्योंकि एग्जाम्स आपके नेक्स्ट मंथ है, तो अभी मैं एक एक टॉपिक पे जाके पढ़ाऊंगा नहीं, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। ये क्लास रखा गया है कि सारा का सारा जो सब्जेक्ट है, मतलब पूरे लॉ में, आज मैं पूरे उसको कवर करूंगा और आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। जहां पे कुछ क्वेश्चंस होगा आप हमसे यू कैन आस्क मी, और रिवाइज कीजिएगा। और उसके बाद एक मैं सोच रहा हूँ कि आपको कि आप आके एक फिजिकल फॉर्म में 3 आवर्स का क्वेश्चन आंसर भी इसका कीजिएगा। अब ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आ गया 1870, ये आपको जैसे बताया गया कि 10 मार्क्स का है। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स बोल दीजिए, इम्पोर्टेंट जैसे वाइड एग्रीमेंट हो गया, वाइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये सब जितने क्वेश्चन है आपको, एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी, ये सब आपको करना पड़ेगा। कंसिडरेशन क्या होता है, सेक्शन 2D के हिसाब से कंसिडरेशन का आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा विद एग्जांपल्स।
फ्री कॉन्सेंट क्या होता है, फ्री कॉन्सेंट क्या होता है कि फ्री कॉन्सेंट में होता है कि कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सब नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा, वो फ्री कॉन्सेंट माना जाएगा, जो कि लॉ में फ्री कॉन्सेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. सेम सेंस का मतलब क्या हो गया कि वो कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन ना रहे। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। मिसरिप्रेजेंटेशन अब जो चारों था, मिसरिप्रेजेंटेशन अब जो चारों था, कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक्स, उसके बारे में दिया गया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि ये फ्री कॉन्सेंट का पार्ट है। पॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी बिजनेस और इफ यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग विद अदर पर्सन्स एंड यू आर मेकिंग वन कॉन्ट्रैक्ट्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट्स, कॉन्ट्रैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उसी के बारे में दिया गया है कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपके क्लाइंट आते हैं, तो कैसे उसको, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे आप लोग ड्राफ्ट कीजिए, कोई उसमें लैकुना ना रहे, कोई सामने वाला पार्टी उसका बेनिफिट उठा सके। नहीं, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशंस ये है। रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज, वारंटी और गारंटी का जो कॉन्सेप्ट्स है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। उसके बाद आ गया टर्मिनेशन बाय नोवेशन, टर्मिनेशन बाय नोवेशन, कॉन्ट्रैक्ट को हमको टर्मिनेट करना है। टेंडर प्रोसीड्यूर ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद देखिए, मॉड्यूल को तो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। इस मॉड्यूल को आप अगर शुरू से अंत तक पढ़ डालते हैं और जो भी अच्छा सा वर्ड लगे, जो आपको लगे कि टिपिकल वर्ड लगे, जैसे अंडरलाइन द थिंग्स, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन बस आपको लोग को ये रखना है कि अगर ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा है, 2-2 मार्क्स का इच क्वेश्चन, अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ दे रहे हैं, जैसे देखिए उसमें ऑप्शन नहीं है कि आउट ऑफ 17 में से 15 कीजिए और आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में से 15 कीजिए, ऐसा ऑप्शन हो सकता है। तो 1-2 चैप्टर आप छोड़ सकते हो, लेकिन अभी आप चैप्टर छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। अगर आप चैप्टर कोई भी मिस आउट करते हैं और उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो फिर कैसे आप अटेम्प्ट करिएगा। तो आपको चैप्टर अभी फिलहाल नहीं छोड़ना है। हाँ, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, जो 7 मार्क्स के इच क्वेश्चंस हैं, उसमें आप उसमें है कि आउट ऑफ 7 5 करना है। तो उसमें कुछ रहता है कि आप 3-4 चैप्टर छोड़ सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव वाले में आप नहीं छोड़ सकते हैं। और चैप्टर देखिए, आपका लॉ का जो पेपर है बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है और ये बेनिफिशियल भी है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत आपके काम आएगा। अब देखिए, बेलमेंट क्या है, प्लेज क्या है। बेलमेंट प्लेज का बहुत अच्छा। बेलर क्या होता है, बेली क्या होता है, जो उसमें पार्टी होते हैं उसको बेलर बेली बोला जाता है, वो कौन है। सेक्शन 148 डिफाइन द टर्म बेलमेंट एज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट that they shall, when the purpose of accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. The bailment consists of bailor, bailey. The person delivering the goods is called the bailor. The person to whom the goods are delivered is the bailey. बेलमेंट क्या है, जैसे मैंने गुड्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स कर दिया एक पर्सन से के द्वारा दूसरे पर्सन को किसी पर्पज के लिए, तो ये ऐसा एग्जांपल दे दिया गया। इफ ए पर्सन ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स ऑफ अदर पर्सन टू होल्ड देम एज ए बेली, he hereby become the bailey and the owner become the bailor of such goods, although they may not have been delivered by way of the bailment। जो देखिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिया गया है, सम पर्सन होना चाहिए कि क्या क्या रहना चाहिए, कि डिलीवरी मस्ट बी फॉर सम पर्सन होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक गुड्स होना चाहिए। मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दिए, चाहे इंग्रेडिएंट्स बोल, ये रहना चाहिए, तभी क्या होगा, ये बेलमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 उसी के तहत है बेलर बेली का। हाँ, उसमें मिक्सिंग ऑफ द गुड्स, जैसा गुड दिए वैसा ही गुड्स आपको रिटर्न करना पड़ेगा। बहुत सारे इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक बार आप इसको पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, प्लेज क्या है 172 में, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड द प्लेज। द प्लेज कंसिस्ट ऑफ ऑनर ऑन। ये देखिए, स्मॉल क्वेश्चन में आने की पूरी संभावना है। Who is owner? Who is pawning? The bailor in this case is called the pawner. जो पहले था ना बेलमेंट में बेलर और बेली था, तो पॉनर भी बेलर को ही बुलाया था और बेली को पॉनी। ठीक है, तो ये प्लेज का आ गया। डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट, ये भी आपके पास क्वेश्चन को आ सकता है। ठीक है, राइट्स क्या है पॉनर पॉनी का, एजेंसी क्या होता है जी,
ये एजेंसी आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़िएगा एजेंसी, यहाँ भी आप पढ़ ले, यहाँ भी दिया गया है इसको एजेंसी को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो बहुत इंपॉर्टेंट और 10 मार्क्स का आता है। यहाँ पे देखिए सारे के सारे वर्ड्स आपको देखने पड़ेंगे कि क्या है। उसका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप आस्क पूछ सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होता हो गया एंड। तो बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है एग्रीमेंट, और वो जो यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई है उसका सारा का सारा आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्रीमेंट बना है तो उसके नीचे विटनेसेस के साइन रहते हैं, ये राइट हैंड में साइन रहता है जो जिसके बीच में एग्रीमेंट होता है, लेफ्ट साइड में विटनेस के साइन रहते हैं। तो सारा का सारा इसी चीज का है, मैंने प्रैक्टिकल भी आप इसका यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर आ गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या है कि देखिए इसे बोला गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंडीशन एंड वारंटीज, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, राइट ऑफ अनपेड सेलर, ऑक्शन सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में देखिए ये कितने 5 मार्क्स का था, 5 मार्क्स का। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें जो कभी कभी डिफरेंसेस पूछा आता है, अच्छा क्वेश्चन इसमें ये रीड दिस वन। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप का ट्रांसफर कब होगा? पासिंग रूल्स फॉर असर्टेनिंग पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी पास कर रहे हैं। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल इसको कब कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो भी है आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत छोटा चैप्टर इसको। कंडीशन एंड वारंटी बहुत छोटा है और आपको सब समझ में आएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स इट्स वेरी मींस यू कैन टेल दैट लॉ, मतलब जो है ना एकदम मतलब पानी की तरह, इसके एक तरह से वर्ड बोल सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कोई कोई लॉज होते बहुत मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है, लेकिन वैसा ये नहीं है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपको दिक्कत नहीं होगा लग रहा है। उसका देखिए कंडीशन वारंटी हो गया, ये व्हाट इज द डिफरेंस कंडीशन एंड वारंटी, इसमें डिफरेंसेस है। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर मतलब आपने सेल किया है लेकिन आपको पैसा नहीं मिला, वही ना हो गया अनपेड सेलर। तो आप क्या कर सकते हैं, उसका क्या है राइट्स, आप जानते हैं भैया राइट्स क्या है मेरा। अगर हम अनपेड सेलर हैं तो हम इसके बाद से उसको गुड्स नहीं देंगे। अगर गुड्स हम बेचे हैं लेकिन अगर उसके पास नहीं पहुंचा तो ले सकते हैं। मतलब एक नॉर्मली जो होता है, मैंने किसी को गुड्स बेचा, उसने पैसा दिया ही नहीं, तो मैं क्या सोचूंगा कि गुड्स ना दूं। और गुड्स उसके हाथ लग गया तो अलग बात है, अगर नहीं लगा है रास्ते में तो हम उठा सकते हैं, उससे गुड्स ला सकते हैं। तो यही सारी चीजें लॉ के हिसाब से इसको लिखा गया है, बट बेसिक चीजें सेम है। बहुत छोटा है, ऑप्शन सेल्स 3-4 पेजेस के हैं बस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एनआई एक्ट 1881, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर आप लॉ करेंगे तो उसमें भी वो ये चैप्टर है, और इसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हैं। एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर बहुत इसमें चेंजेस भी हैं, क्योंकि अभी ई पेमेंट, ई गेटवे सारी चीजें आ गई हैं। पहले तो चेक्स हुंडीज थे, अभी चेक्स और हुंडीज के अलावा ई पेमेंट, यूपीआई गेटवे एंड ऑल द थिंग्स आ गए हैं। तो इसको भी इसमें मतलब अकोमोडेट किया गया है। एक मिनट, यहाँ पे प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंसेस दिया गया है। प्रोमिसरी नोट चेक्स में डिफरेंसेस दिया गया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में
डिपेंड दिया गया है। तो इसमें होल्डर इन ड्यू कोर्स, देखिए छोटा मतलब लगेगा कि वर्ड्स एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस की वजह से होल्डर इन ड्यू कोर्स उसमें डिफरेंसेस आ गए हैं। और वहाँ पे क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछा जाता है कि होल्डर क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है। क्रॉसिंग एंडोर्समेंट एंड मटेरियल अल्टरेशन, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक्सेप्टेंस असाइनमेंट एंड नेगोशिएशन, अगर आपको क्वेश्चंस कोई आ रहा है, अगर सेक्शन, देखिए अगर आपको मतलब क्वेश्चंस कोई आ रहा है, अगर सेक्शन याद नहीं है तो कोई दिक्कत जरूरत नहीं, लेकिन गलत सेक्शन नहीं लिखना है। गलत सेक्शन लिखने से क्या होता है, जो चेकर रहते हैं, जो टीचर जो चेक करते हैं आपके कॉपी को, एग्जाम्स की कॉपी को, वो क्या होता है कि अगर सेक्शन लिख दीजिएगा तो वो सेक्शन लिखने के बाद उस सेक्शन के प्रोविजंस का उनके दिमाग में आ जाता है कि वो सेक्शन में क्या बोला गया है। और आप अगर सेक्शन गलत कोट कर दिए हैं और आंसर सही लिखे हैं, सेक्शन को रॉन्ग कोट किए हैं, बट उसके अंदर का जो मटेरियल है वो सही है, तो भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सेक्शन पढ़ेंगे तो मतलब दे विल कोरिलेट विद द सेक्शंस, एक्चुअल सेक्शंस, उसके अंदर क्या है। लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज है, तो इसीलिए सेक्शन कोड उसी समय करना है जब आप 100% श्योर हैं कि सेक्शन इसी चीज के बारे में, ये सेक्शन करेक्ट सेक्शन है, तभी आप कोड कीजिएगा, अन्यथा कोड ना कीजिए। उसके राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज, हर राइट्स एंड लायबिलिटी तो होगा ही, जो भी चीजें होंगी उसमें आपका राइट्स है होगा, लायबिलिटीज भी होगा। तो राइट्स एंड लायबिलिटीज बोला गया, डिसऑनर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द सेक्शन 138। यहाँ पे देखिए 138 सेक्शन बोल दिया गया है कि विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जा रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ लेना क्या हो रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब पैसा जैसे होता है, हम लोग ट्रांजैक्शन करते तो पैसा दे दिया था, अगर उसमें पैसा नहीं है तो क्या दिया जाता है, हम लोग चेक देते हैं, पीडीसी चेक, पोस्ट डेटेड चेक। हाँ भैया, पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, उसी दिन का चेक दे दिया, नो प्रॉब्लम, हाँ कि ये आप रखिए और आप जाके बैंक में जमा कीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। यही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। पहले बिल ऑफ एक्सचेंज चलता था, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, 19 चलता था पहले, तो वो हम लोग दे देते थे। आज के जमाना में चेक्स के मतलब प्रैक्टिकल में ज्यादा आएगा चेक्स के बारे में। बैंक चेक ये हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन है। अब देखिए आ गया इंडियन पार्टनरशिप कैंडिडेट, देखिए हम ये यहाँ पे क्वेश्चन है। अब देखिए आ गया इंडियन पार्टनरशिप कैंडिडेट, देखिए हम ये नहीं कि हम जल्दी पढ़ा रहे हैं, चलिए यहाँ पे मैं जस्ट आपको ओवरलुक दे रहा हूँ कि कोई टफ नहीं है कोई भी चीज। अगर आप इसको माइंड में थोड़ा पढ़िएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और अंडरलाइन करना ना भूले, क्योंकि लॉ है और लॉ में एग्जाम्स में समझ लीजिए हम लोग को समय छुट्टियां नहीं मिलती थी, अभी एक ही दिन की छुट्टी है, वो भी एनफ टाइम ज्यादा नहीं है। इतना बड़ा सिलेबस है, 500 पेजेस का ये है, सब्जेक्ट है, इसको एक दिन में आप रिवाइज भी नहीं कर सकते। इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। अंडरलाइन करने से क्या होता है कि आप अगर जब भी क्वेश्चंस आप पढ़िएंगे एग्जाम्स के समय, तो आपको समझ में आएगा कि जो अंडरलाइन है उसी के ऊपर ज्यादा हमको ध्यान देना है, उसी को पढ़ना है। उसको पढ़ने से क्या होगा, उसको बार बार रिपीट करने से क्या होगा, आपके भी जहन में आएगा कि हाँ इसमें क्या बोला जा रहा है और हमको कैसे पढ़ना है। जैसे किसी में आपको नंबरिंग रहेंगे 5, 6, 7, किसी में परसेंटेज रहता है, तो वो सब चीज आप मार करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और बोला जाता है ना, करत अभ्यास के जड़ में तो होत सुजान, तो आप यू कैन प्रैक्टिस आल्सो मोर एंड मोर, उसीलिए आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा और वही चीजों को देखना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको यहाँ पर देखिए जून 24, दिसंबर 23, और मेरे पास एक है जून 23 का भी है। तो ये क्या है, जून 23 हो गया, दिसंबर 23, जून 24, ये करंट है। तो इसका हम इसलिए लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास रहेगा तो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं कि किस चैप्टर का वजूद ज्यादा है, किस चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, और आप उस चैप्टर को इम्पोर्टेंस देंगे। सभी चैप्टर को
पढ़ना है ठीक है, लेकिन टाइम किस में ज्यादा खर्च करना है वो एज पर द मार्क्स होता है। मार्क्स उसीलिए बांटा ही गया है क्योंकि प्रैक्टिकल में जिसका जरूरत है उसमें ज्यादा मार्क्स रहता है कि हाँ ये आपको पढ़ने के बाद जब आप प्रोफेशन में आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे या जॉब करेंगे तो उससे ज्यादा रहते हैं, उससे ज्यादा काम काज होता है, उससे ज्यादा मार्क्स दिया गया, उससे आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चैप्टर हम लोग पढ़ा दे रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप 1932। तो जो भी आप देखते होंगे कि आज हम लोग के कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसे हम लोग पार्टनरशिप बनते हैं तो इसका हम लोग फॉलो करते हैं इंडियन पार्टनरशिप 1932 इसमें रहता है कि पार्टनरशिप में कैसे पार्टनरशिप बना सकते हैं हम लोग, कौन कौन बना सकता है, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो सारा का सारा इसमें क्या रहता है हम लोग ये इसी के हिसाब से लोग चलते हैं। पार्टनरशिप और कंपनी में क्या अंतर है, सभी लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप में क्या है, दो हर आता है, मैक्सिमम कैन बी 50 100 सब्जेक्ट टू द सम एक्सेप्शन प्रेजेंट रूल्स फॉर, इसमें मतलब मैक्सिमम मिनिमम और बहुत सारी चीजें हैं। कंपनी तो एक अलग हो गया, और उसी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, पार्टनरशिप और उसी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो इसमें सारे के सारे डिफरेंसेस दे दिए गए हैं कि यहाँ पर देखिए पार्टनरशिप और एचयूएफ में भी डिवाइड किया गया। तो अगर आप एचयूएफ अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, पार्टनरशिप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो डिफरेंस यहाँ पर लिख सकते हैं। मैनेजमेंट का शेयर ऑफ प्रॉफिट में, जैसे एचयूएफ में क्या होता है, नो सच शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इन एचयूएफ, उसमें करता होता है शेयरिंग प्रॉफिट का कोई बात नहीं आता है, करता सब ही इज रिस्पॉन्सिबल, उसमें खर्च करता है, मेन आदमी वही होता है। पार्टनर्स क्या होता है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं भैया, आपको प्रॉफिट शेयरिंग करना ही पड़ेगा, पार्टनर्स कैन शेयर प्रॉफिट एज पर द एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये है राइट्स एंड लायबिलिटीज है, बहुत इजी चैप्टर, इट्स वेरी वेरी इजी चैप्टर पार्टनरशिप एक्ट में, लेकिन इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा तब क्या करिएगा, लॉ का लैंग्वेज लिख पाएंगे, अदरवाइज आप लॉ का लैंग्वेज जहाँ नहीं लिखेंगे तो नॉर्मल लैंग्वेज लिखने में थोड़ा सा मार्क्स कम मिलते हैं, मतलब लॉ का थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज उसमें आपको इनपुट करना पड़ेगा अपने आंसर में, आंसर शीट में। पार्टनरशिप एक्ट विल प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, रेस्टोरेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो देखिए इसमें बहुत सारा टॉपिक्स है, तो इसको आप लोग पढ़िए। रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म, हर चीज का स्टार्टिंग है तो एंड भी है, बनाए फिर हम डिजोल्व कर दिए। डिजोल्यूशन भाई बहुत तरीके से हो सकते हैं, पहले से एग्रीमेंट हुआ है कि हाँ ये पर्पज होने के बाद हम लोग डिजोल्व कर देंगे, एग्रीमेंट ही बन गया है। कुछ अगर डिस्प्यूट होगा तब भी डिजोल्व होना पड़ता है, दो पार्टनर है, एक पार्टनर एक का डेथ हो गया तो भी डिजोल्व होना पड़ता है, तो बहुत सारे ऐसे इसमें पॉइंट्स हैं डिजोल्यूशन के, आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे तरीके से। तो ये हो गया आपके पार्टनरशिप का, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब लास्ट एंड चैप्टर, और जबकि वेरी रिसेंटली इट्स इंट्रोड्यूस 2008 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप एक्ट से अलग है। एलएलपी को मतलब आरओसी में भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो इसके फॉर्म्स हैं वो आरओसी से के वेबसाइट एमसीए पोर्टल से डाउनलोड होता है, तो आप इसको एक कंपनी ना, लेकिन पार्टनरशिप के ऊपर और कंपनी के नीचे, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। इसमें भी एलएलपी का भी कैसे फॉर्मेशन करेंगे, कितने लोग रहेंगे, क्या क्या काम रहेगा, एलएलपी के पार्टनर कौन बन सकता है, ये बहुत स्मॉल ये लॉ है, मतलब बहुत छोटा ये एक्ट है, ये खत्म हो जाएगा 4-5-6 पेजों में। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर, रेस्ट्रिक्शंस ऑन पार्टनर्स है, इसमें लायबिलिटी पार्टनर, पनिशमेंट है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो अभी ये हुआ कि कन्वर्जन ऑफ ए फॉर्म इनटू एलएलपी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फॉर्म से आप एलएलपी में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, और कन्वर्जन टू एलएलपी, कन्वर्जन फ्रॉम फॉर्म टू एलएलपी, कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, कन्वर्जन फ्रॉम अनलिस्टेड कंपनी टू एलएलपी, मतलब यहाँ प्राइवेट लिमिटेड बड़ा से छोटा एलएलपी बन रहा है, यहाँ पे फॉर्म में क्या मतलब छोटे से बड़ा बन रहा है, तो कन्वर्जन हम कर सकते हैं। कोई पूछेगा कन्वर्जन कर सकते हैं, स्मॉल क्वेश्चन पूछेगा, हाँ कन्वर्जन कर सकते हैं, व्हाई नॉट, वी कैन कन्वर्ट, बट विद द वी आर फॉलोइंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी हैव टू फाइल द फॉर्म्स। फॉरेन एलएलपी के संग भी काम कर सकते हैं हम लोग।
डिसोल्यूशन जैसे पार्टनरशिप में था वहाँ पे डिसोल्यूशन था, यहाँ पे डिसोल्यूशन होगा। डिसोल्यूशन जैसे पार्टनरशिप में था वहाँ पे डिसोल्यूशन था, यहाँ पे डिसोल्यूशन होगा। मैं एक उस क्लास इसलिए लिया हूँ कि कम से कम आप मोटिवेट हो कि हमको पढ़ना है। मैं एक उस क्लास इसलिए लिया हूँ कि कम से कम आप मोटिवेट हो कि हमको पढ़ना है, क्योंकि देखिए लॉ तो रटना इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन स्टडी आप ही को करना पड़ेगा और ईच एंड एवरी पॉइंट को करना पड़ेगा। मैं ये है कि हाँ इंग्लिश से हिंदी बता सकता हूँ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसका इम्पोर्टेंस बता सकता हूँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आप ही लोगों को। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर स्टार्ट कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए आप लोग, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लॉ का जो पेपर है बहुत अच्छा पेपर है, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे सेक्शन ए यहीं तक हम लोग रहने देते हैं आज। तो सेक्शन ए आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है, जो कि 30 मार्क्स का था। सेक्शन सी है 40 मार्क्स, सेक्शन है 30 मार्क्स, सेक्शन बी है 50 मार्क्स, सेक्शन सी है 40 मार्क्स और सेक्शन डी है 15 मार्क्स। ठीक है, तो 30 मार्क्स में देखिए 251 पेजेस में आपका मतलब हाफ है ये पूरा, तो यहाँ तक हम लोग रहने जो भी है। तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं इसको, और एक कल के चैप्टर कल का एक क्लास लेके इसको हम लोग पूरा फिनिश कर देते हैं कि आप लोग कम से कम ये रहे कि सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग जो भी 6 चैप्टर पढ़े आप लोग घर में पढ़िएगा, जो भी हम लोग आज 6 चैप्टर पढ़े आप लोग घर में पढ़िएगा। इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एनआई एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, ये 6 का 6 जो भी आप लोग घर में आज पढ़िएगा। और देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी दोनों मिला के 5% मार्क्स है। ठीक है, तो क्या कीजिए आप लोग 6 का 6 क्वेश्चन पढ़िएगा और कुछ भी वो हमसे पूछिएगा। और कल मैं सोच रहा हूँ कि और कवर करने के लिए, और लॉ को अब इसके बाद सिर्फ टेस्ट लूंगा मैं, कम से कम एग्जाम के पहले 3-4 आप लोग टेस्ट दे दीजिए, मतलब 3-3 घंटे का, कि आपको कि अभी क्या है बच्चे मोबाइल के सेवी हो गए हैं, मोबाइल ज्यादा चलाते हैं या चीजें डिजिटल हो गई हैं, तो लेकिन अभी भी सीएमए का एग्जाम है वो आपको लिखना ही पड़ेगा फिजिकली जाके, यू हैव टू गो टू द एग्जाम हॉल एंड यू हैव टू राइट विथ योर पेन इन अ पेपर। तो ये क्या है आपको लिखना पड़ेगा, तो उस समय क्या होता है आपको स्पीड की जरूरत पड़ती है, जो कभी कभी कुछ स्टूडेंट मैं देखा हूँ कि स्पीड न रहने के बावजूद क्वेश्चन आते भी छूट जाता है, तो उसके ऊपर भी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि कल एक क्लास लेके पूरा हम फिनिश कर दे रहे हैं लॉ को, और अगले संडे से हमारे पास कम से कम 3 या 4 संडे बचेंगे, तो इसको मैं कम से कम 2 टेस्ट अगर इसका ले रहा हूँ तो आपको एनालिसिस हो जाएगा कि आपको और कितना इंप्रूवमेंट करना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू सर। ओके।